विकास गुप्ता नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है। मान लीजिए आपके पास में कोई फाइल आती है जिस पर कलेक्टर के साइन होते हैं। उस साइन को देखकर ये नहीं फील आता काश मेरा उस टाइम क्लियर हो जाता। क्या आपके दिल में कोई अब भी मलाल है? अभी मैं जो है रवि सियाग जी की शादी थी, अपने भाई की शादी थी, तो उसमें मैं जाके आया। उस समय में मुझे लगा जाना तो लगता है, चीजें लगती हैं, ऐसा नहीं है। अब मेरे हिस्से में आता था सुबह की झाड़ू निकालना और शाम वाली चाय बनाना था। कई बार मान लो कुक जिस दिन नहीं आए उस दिन बर्तन वर्तन धोना। मेहनत यदि स्टूडेंट नहीं करेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। स्टूडेंट सिरामिक एकेडमी को एक ऑप्शन ना समझ के प्रायोरिटी बनाए, ऐसा क्या है सिरामिक में? स्टूडेंट्स कैसे भरोसा करें कि आपके नोट्स के अंदर गलतियां नहीं है और आपके नोट्स है वो अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेहतर है? फेवरेट एक्ट्रेस? ऑडियंस की डिमांड पर एक क्वेश्चन, शादी का क्या प्लान है? सर अभी एसआई भर्ती परीक्षा नजदीक है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरावली बचाओ पर अगर 2 शब्द आप कहना चाहेंगे तो। अभी हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन लेंगे, आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज ममता पुनिया और आज हमारे साथ में है एक बेहद खास मेहमान, स्टूडेंट्स के चहेते, रिनाउंड एजुकेटर जिन्होंने अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल से शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। सर वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विकास गुप्ता नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है, परंतु फिर भी मैं अपनी ऑडियंस को एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपके बारे में देना चाहूँगी। आपकी स्कूलिंग गंगानगर से हुई है, उसके बाद में आपने आईआईटी का एग्ज़ाम भी क्रैक करा है। वर्ष 2018, 2019, 2020 के अंदर आपने बैक टू बैक 3 बार यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करा है। इसके बाद आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के अंदर आपने अपने प्रथम प्रयास के अंदर 159th रैंक हासिल करी तथा वर्तमान के अंदर आप तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। सर हम देख पा रहे हैं कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो क्या आप शुरू दिन से ही पढ़ाई में होशियार थे या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो है एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए? हमारे यहाँ पर पढ़ाई में अच्छे होने का मानक है मार्क्स आना, जी। और उसमें यदि देखें तो मैं शुरुआत से ही ठीक ही था। 8वीं क्लास में भी 93% थे, 10वीं में 91 थे। हालांकि 12th में आते आते थोड़े कम हो गए थे, 76। तो उन सब हिसाब से मैं ठीक था। घर वालों को भी कभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया, और हमारे घर वालों को कोई खास मतलब ही नहीं है। मतलब इन द सेंस कि भाई वो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, कभी वो शिकायत का मौका उनको दिया नहीं था। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि मैं पढ़ने में शुरुआत से ही ठीक ही था। ठीक है। सर हमने अभी देखा कि आपने 3 बार जो है वो आईएएस का इंटरव्यू दिया। ऐसे में हमारे आस-पास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है और अभी वर्तमान के अंदर आप तहसीलदार की पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो मान लीजिए आपके पास में कोई फाइल आती है जिस पर कलेक्टर के साइन होते हैं। तो क्या आपको उस साइन को देखकर ये नहीं फ़ील आता कि यार ये साइन जो है वो मेरा होना चाहिए था, काश मेरा उस टाइम क्लियर हो जाता? क्या आपके दिल में कोई अब भी मलाल है या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर एकदम सैटिस्फाइड हैं? देखो इसमें थोड़ा तो रहता ही है, मन में कभी कभार आता ही है। और हम कह सकते हैं कि पूरे महीने में 2-4 दिन ऐसे जरूर आते हैं जिसमें लगता है कि यार आईएएस बनते जी। तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि अपन और अच्छे से कर सकते थे, वो सब चीजें। लेकिन बाकी टाइम जब पढ़ाने में बिजी रहते हैं और स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, फिर हमारे कुछ स्टूडेंट्स कह लो या दोस्त कह लो, वो जब लोग सेलेक्ट होते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है कि चलो आईएएस बनते तो हम किसी एक जगह पर रहते, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। उनको आईएएस बनाने में थोड़ी बहुत जो अपनी भूमिका हो सकती है वो निभा पा रहे हैं। अभी मैं जो है रवि सियाग जी की शादी थी, अपने भाई की शादी थी, तो उसमें मैं जाके आया। उस समय में मुझे लगा जाना तो लगता है, चीजें लगती हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वो उस मोड में उस जोन में रहते हो। लेकिन यदि मैं कहूँ जीवन के या फिर जो है ज्यादातर हिस्से के अंदर 90% हिस्से के अंदर नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, तो इस वजह से कभी वो फील नहीं आता है। जी, सर आपने आरएएस की फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही बहुत ही बेहतरीन रैंक हासिल की। इसका एक कारण यह भी है कि आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर नंबर बहुत शानदार थे। तो आपने
मुख्य परीक्षा के लिए क्या रणनीति अपनाई थी? और अगर कोई विद्यार्थी जो आईएएस की भी तैयारी कर रहा है और आरएएस की भी कर रहा है, तो वो इस परीक्षा के अंदर कैसे सफल हो सकता है? मुझे मुख्य परीक्षा में जो फ़ायदा है वो ही ख़ास तौर पर यूपीएससी की तैयारी का ही मिला था। जी, क्योंकि मैंने बेसिकली यूपीएससी की तैयारी की थी और आरएस का एग्ज़ाम एक तरीके से बाय प्रोडक्ट के रूप में जो मैंने दिया था। ऑलराइट। और आपको जान के शायद आश्चर्य होगा, मैंने जो पहला जो मॉक पेपर है, यानी कि मतलब कोई मॉक पेपर मैंने नहीं लिखा था। जी, सीधा ही जीएस-1 का आरएस का जो पेपर था वो लिखा था राजस्थान के अंदर। अपन देखें तो आरएस के लिए यूपीएससी के बहुत सारे पेपर लिख चुके थे, यूपीएससी की मॉक पेपर भी बहुत सारे दे चुके थे, तो उससे प्रैक्टिस हो चुकी थी। जी, पहला पेपर मैंने 2.5 घंटे के अंदर ही पूरा हो गया। जी, तब मुझे पता लगा कि इतनी ज़्यादा स्पीड में लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर थोड़ा आराम-आराम से लिखें, क्योंकि जो शब्दों की जो सीमा है, वो जी, यूपीएससी में ज़्यादा होती है, आरपीएससी में कम होती है। तो ओवरऑल बात का सार ये है कि यूपीएससी का मेंस का जो फ़ायदा है, वो मुझे यहाँ पर आरएस के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ायदा उसका मुझे मिला, आंसर राइटिंग को लेकर। आपने पूछा कि आंसर राइटिंग में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो उसके लिए देखो हम अलग से कोर्स चलाते हैं। जी, है ना? उसमें बताते हैं, ठीक है? ओके, पर क्यों ये इतनी स क्या मेरा कहने का मतलब इतनी सारी चीज़ें जो ना एक साथ यहाँ पर बताई नहीं जा सकती, पर जी, फिर भी मैं 1-2 बातें ज़रूर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि हम कई बार चीज़ों को उतने अच्छे से याद नहीं करते और उसकी वजह से फिर हमें वो फैक्ट्स उतने अच्छे से याद आते नहीं हैं और लिख नहीं पाते। एक्चुअल में आंसर राइटिंग 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अपन कह सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना, कि वो क्या पूछ क्या रहा है। जी, और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट्स हैं, जी, उनको माइंड में पहले रिकलेक्ट करना, कि भई जी, हाँ, जो भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से कलेक्ट हो जाए। तीसरा इसमें जो काम है वो है फैक्ट्स को अरेंज करना या फिर कहेंगे फ़िल्टर करना, कि जी, कौन-सा फैक्ट रखा जाए और कौन-सा फैक्ट नहीं रखा जाए। जी, अब जब तक आपके पास में फैक्ट नहीं है, तब तक आप तीसरा काम कर नहीं पाओगे। आप उसको रीअरेंज करना, जो है उसको फ़िल्टर करना, वो सब काम कर नहीं पाओगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग के अंदर चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपने अपने कोर्सेज़ की बात की, वो हम थोड़ी देर में फिर से चर्चा ठीक है। करेंगे। तो सर हम देख रहे हैं कि हाल ही में आरपीएससी ने अपना ट्रेंड जो है वो काफ़ी बदल दिया है। तो स्टूडेंट्स जो है, जो बहुत ही ईमानदार है अपनी पढ़ाई को लेकर, वो भी बहुत कहीं न कहीं हताश नज़र आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो परीक्षा की तैयारी छोड़ने का सोच रहे हैं एवं तथा इसके साथ में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना रथ जो है वो रीट तथा अन्य भर्ती परीक्षाएँ जैसे कि 4th ग्रेड है, उनकी तरफ मोड़ लिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने 2 सवालों को इसमें उठाया है। पहला है कि एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ देना, यानी कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही एक तरीके से क्विट कर देना। जी, दूसरा आपने कहा कि दूसरी तरफ रथ मोड़ देना, यानी कि ऑप्शन बी की जी, जो है तलाश करना। मेरा ये मानना है कि जब ये प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो हमें इसमें दूसरों से आगे रहना है। जी, आरपीएससी की जो भी वैकेंसीज़ आई हैं, वो तो उनको फुलफ़िल करनी ही है। हालाँकि कुछ एग्ज़ाम्स में आरपीएससी ने नहीं किया ऐसा, मतलब कुछ सीट खाली रह गई। पर जो ज़्यादातर एग्ज़ाम है, जैसे अपने आरएस का एग्ज़ाम लें या एसआई का एग्ज़ाम लें, इसमें जितनी वैकेंसी आई हुई है, वो तो भरनी-भरनी है, तय है। जी, अब यदि पेपर टफ़ आता है, यदि आरपीएससी अपना पैटर्न बदल रही है, तो कट ऑफ उतनी ही कम चली जाएगी। जी, यदि इसी पेपर को आसान कर दो, तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। दोनों में बात तो वही पड़नी है। जैसे कि अपने ये अब अभी पटवारी वीडियो के जो एग्ज़ाम हुए, इनके अंदर कट ऑफ कोई 80-90% चली गई जी, और जो आरएस प्री हुआ, उसकी कट ऑफ जो 36% थी। जी, तो अब यदि पेपर टफ़ हो गया, तब भी उतने लोगों को तो लेना ही है, भले ही कट ऑफ 72 चली जाए। और पेपर यदि आसान हुआ, तब कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, तब भी उतने लोगों को लेना है। तो जी, ओवरऑल बात का सार ये है कि इस प्रतियोगी परीक्षा में हमें बस दूसरों से आगे रहना होता है। हमारे यदि मार्क्स कम आ रहे हैं, तब भी इस परीक्षा को जो अपन पार जो कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है रथ को दूसरी तरफ मोड़ने की या फिर ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी जो है एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उसको, ऑप्शन बी जो है उसका एक ऐसा हो जो कि ए से सामंजस्य रखता हो। जी, जो ऑप्शन ए का जो सिलेबस है, कम से कम 70-80% सिलेबस ऑप्शन बी का वही होना चाहिए। जी, उदाहरण के तौर पर यदि कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, तो जी, और एसआई का यदि ऑप्शन बी लेके चल रहा है, तो क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो समानता है, इसलिए वो एक ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बी हो सकता है।
यदि आप किसी कोर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, जैसे जी। आरएस क्या है, एक कोर एग्जाम है, जी। उसकी परिधि में कुछ एग्जाम आते हैं, जैसे एसआई का एग्जाम है, जी। ईओआरओ का एग्जाम है, जी। वो उसकी परिधि में आते हैं। परिधि में आने का मतलब हो गया कि सिलेबस उसी के आसपास ही घूमता है। जी। आरएस का पढ़ लिया यानी कि आपने डिटेल में पढ़ लिया, उसी के आसपास घूमता है। ऐसे एग्जाम्स ऑप्शन बी हो सकते हैं, होने ही चाहिए, और इसकी तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्स के पास में ही करे, तो इसको ऑप्शन बी को ऑप्शन ए ना बना लेना। जी। सर, आपने बात की आरएएस की, एसआई की, ईओआरओ की। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बात करते हैं कि हम जयपुर में जाकर रहना चाहते हैं, वहाँ कोचिंग करना चाहते हैं, परंतु उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो सर, अगर वो जयपुर में रहकर तैयारी करें, एक अच्छी कोचिंग भी करें, तो वो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस? देखो, इसमें 2 चीज़ें मैं कहूँगा कि यदि फैमिली की तरफ से इस तरीके का कोई दबाव यदि नहीं है, यानी कि चीज़ें यदि ठीक तरीके से मैनेज की जा सकती है फैमिली के द्वारा, तब शुरुआती इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये जो शुरुआती जो लालच होते हैं या फिर के शुरुआती जो पैसा है, वो फिर हमें पैसे की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा ले जाता जी। है ना? इसलिए उससे हो सके तो बचना चाहिए। लेकिन यदि आपकी कंडीशन इसी प्रकार की है कि हमें पैसा जो है अर्न करना साथ के साथ ज़रूरी है, जी। तो आज के दौर में तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। जैसे जी। यदि अपन आरएस की फील्ड में बात करें तो जैसे कॉपी चेक करना हो गया या किसी जी। कहीं पर कंटेंट टीम के तौर पर काम करना हो गया। जी। ये तो हो गया सिर्फ स्टडी से जुड़े हुए जो हमें सीधे-सीधे दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, वो आज के समय में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है पैसे कमाने का। यदि कोई भी स्टूडेंट थोड़ा-सा स्किल अर्जित कर ले, जी। थोड़ा-सा वीडियो एडिटिंग सीख ले, थोड़ी-सी थंबनेल बनाना सीख ले, थोड़ा-सा भी कुछ इस प्रकार के यदि काम सीख ले, तो फ्रीलांसिंग के तौर पर आज के समय में कहीं पर भी उसको जितना उसकी आवश्यकता है, उतना वो जो ईज़िली अर्न कर सकता है ना? या फिर खुद का मान लेते हैं कि वो कहे कि नहीं फ्रीलांसिंग के तौर पर भी काम नहीं मिल रहा, तो खुद का यूट्यूब या खुद का सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी कर सकता है। तो मेरा मानना है कि आज का जो हमारा समाज है, वो इतना ज़्यादा कभी भी अपॉर्च्युनिटी थी नहीं। जी। आज का जो हमारा समाज है उसमें जितनी अवसर हैं हमारे पास में, वो उतने कभी नहीं थे। तो इसलिए अ, पढ़ाई के साथ-साथ में अर्निंग जो है इन सब तरीकों से की जा सकती है। बाकी मैंने तो जैसे पहले शुरुआत में कहा था कि जो छोटे लालच होते हैं ना, जी। वो कई बार आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। जी। हुँ। सर, क्या कोई अगर स्टूडेंट है, मान लीजिए वो आरएएस की तैयारी कर रहा है, उसमें स्किल भी है और वो कभी आपके पास में आया हो, तो क्या सिरामिक एकेडमी ने ऐसे स्टूडेंट्स को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी दी है पार्ट टाइम? बिल्कुल दी है और हालाँकि देखो एक संस्था की ना अपनी एक लिमिटेशन होती है। उनको सारे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। लेकिन सिरेमिक एकेडमी के मेंटर के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि कॉपी चेकिंग वाला जैसे हो गया और इसके अलावा भी हमारी संस्था में बहुत सारे हमारे साथी लोग काम करते हैं। तो हमने अपॉर्च्युनिटी दी है पर उसकी एक लिमिटेशन है। जी। कोई भी एक संस्था होगी तो उसकी एक लिमिटेशन भी होगी। तो उन सब सीमाओं के अधीन रहते हुए हमने अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास किया है। सर, जब आप अपनी प्रिपरेशन करते थे, तो आप लाइब्रेरी प्रेफ़र करते थे या फिर रूम पर रहकर पढ़ाई करना प्रेफ़र करते थे? ये आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि तैयारी के दौरान थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में ना कुछ चेंजेज़ होना ज़रूरी है। जी। जैसे मान लो आप अपन एक रूम के अंदर बैठे हैं, जी। है ना? बहुत दिनों से अपन जो है वो एक घर में रह रहे हैं और एक रूम के अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि 3-4 महीने बाद में ना उस रूम का टेबल इधर का इधर कर देना चाहिए, कुर्सियाँ इधर की इधर कर देनी चाहिए, बेड इधर का इधर कर देना चाहिए। उससे क्या है कि उस रूम के अंदर एक ताज़गी आएगी, जी। है ना? एक नई एक एनर्जी जो आएगी। उसी तरीके से मैं पढ़ाई के अंदर भी यही करता था। जैसे मान लो 6 महीने मैं रूम पे बैठ के पढ़ लिया हुँ। और 6 महीने जो है मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिया। तो इस तरीके से मैं चेंज करता रहता था, मेरा कोई फिक्स नहीं था। ठीक है। 2-3 महीने लाइब्रेरी बैठ के पढ़े, 2-3 महीने रूम में बैठ के पढ़े। लेकिन जहाँ भी पढ़ो मुझे चाहिए एकांत। रूम में बैठ के पढ़ूँगा तो ऐसा नहीं कि मेरे हम रूम में 2 दोस्त बैठे हैं, है ना? और वो अलग टेबल पर बैठा है, मैं अलग टेबल पर बैठा हूँ। मुझे ऐसा मतलब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे चाहिए रूम में एकांत, अकेले रूम के अंदर जो बैठ के पढ़ाई करनी है या फिर लाइब्रेरी में एकांत एक तरीके से होता ही है। वो एक तरीके का एकांत ही है ना? वो भी एकांत ही है। और उसके बाद में क्या है मेरा एक्टिव रिकॉलिंग वाला खूब रहता था। जैसे मुझे याद है
19 में एक बिल्कुल छत पर हमारे एक रूम था, जिसमें छत पे वो नहीं होता छोटा सा जैसे वर्कर लोगों के लिए एक रूम बना होता है। यस। हाँ, तो उस टाइप का मुझे एक रूम मिल गया था, अरेंज हो गया था। ऑलराइट। वैसे नीचे हमारा फ्लैट था, लेकिन मैंने वो फ्लैट वालों से बातचीत करके ऊपर वाला एक रूम अरेंज कर लिया किसी तरीके से। उसमें बढ़िया लगाया कूलर, और जो है वो बढ़िया अकेले उसमें बैठ के पढ़ते थे। और जैसे ही सुबह होती है ना, तो हल्की-हल्की जब धूप आती है, 1-2 घंटे घूमते-घूमते हुँ, किताब हाथ में ले ली। उस समय मुझे याद है हिंदी आरएस मेंस का मैं दे रहा था, हुँ, तो ये प्राइवाची वगैरह रटने होते थे। हुँ। तो रटने का काम जो है वो इस तरीके से होता है कि भई चलते-फिरते रटते रहो वो वाला। जी, हाँ, एक और चीज़ इसमें आपने पूछा ना लाइब्रेरी वाला और ये जो कैसे क्या करना चाहिए, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूँगा कि क्या पढ़ना है उसके हिसाब से भी थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए। जी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुझे जैसे रटना होता था, तो वो मैं सुबह उठा और जो वो टहलते-टहलते कुछ चीज़ें रट ली। अब मुझे जाके कोई लेक्चर वगैरह देखने हैं, तो फिर वो मैं लाइब्रेरी में बैठ के देख लिया। तो उस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा था कि पेपर देना है या फिर कोई लेक्चर देखने हैं, तो वो लाइब्रेरी में कर लिया। प्रॉपर रटने वाला काम है, तो वो घर आके कर लिया, सुबह-शाम वाले टाइम में कर लिया। तो उस तरीके से भी डिवाइड कर रखा था। तो वो सबकी अपनी-अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और सबको थोड़े-थोड़े चेंजेस करते रहने चाहिए। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि आपका यदि पढ़ाई का अच्छा रूटीन नहीं बन रहा ना, छोटा-सा बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊँ, अपने रूम की जो है सफाई करो बढ़िया, और पोछा लगाओ खुद, जी। झाड़ू निकालो, पोछा लगाओ और एकदम बढ़िया सफाई करो। मैं कह रहा हूँ एकदम नई एनर्जी आएगी। ये छोटे-छोटे उपाय हैं। सर, जब आप अपनी प्रिपरेशन डेज़ में थे, तो क्या आपने भी पढ़ाई के साथ में अदर हाउसहोल्ड चोर्स है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन-वर्तन, झाड़ू-पोछा जो आप अभी आपने बात की, क्या हाँ, आप भी ये सब करते थे? बिल्कुल करते थे। और हम जो 4 दोस्त रहते थे, फ्लैट लेके रहते थे। गंगानगर वाले जो है ना, वो एक सामान्यतः ये देखने को मिलता है, वो अलग से उनका फ्लैट होता है। फ्लैट क्या होता है, वो धर्मशाला होती है। जी, उसमें लोग आते हैं, जाते हैं, पता नहीं लगता कब आए और कब गए। तो इसलिए हमारे लिए लाइब्रेरी जॉइन करना ज़रूरी हो गया था। तो बात आते वापस उस पे कि वो फ्लैट में सबके हमारे जैसे 4 लोग थे, तो हम 4 लोगों के काम बाँटे हुए थे। अब मेरे हिस्से में आता था सुबह की झाड़ू निकालना और शाम वाली चाय बनाना। ये ठीक 2 है। काम जो मेरे मेरे हिस्से में थे। हमने वैसे बाँट रखे थे। हुँ, कुक हमने हमेशा से रख रखा था, खाना नहीं बनाना होता था, लेकिन बाहर से सामान ला के देना, और जो है वो मान लो कचरा है तो कचरा बाहर डाल के आना, और क्या-क्या काम आते थे? झाड़ू निकालना, और क्या, कई बार मान लो कुक जिस दिन नहीं आए, उस दिन बर्तन-वर्तन धोना, क्योंकि खाना बाहर से मँगाया था, लेकिन उसके लिए प्लेट तो चाहिए। हालाँकि हमारा एक ही प्लेट में काम चल जाता था, हुँ, लेकिन वो भी तो धुली हुई होनी चाहिए। तो ठीक है। उसके लिए जब वो भी किसकी ज़िम्मेदारी है? तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ तय होती थी। तो एक तरीके से मैं कहूँ कि जो सेरेमिक अकेडमी के अंदर हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो जी। मैनेजमेंट हमने वहीं से सीखा है कि ज़िम्मेदारियों का बँटवारा कर लो, कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। तो ये सारे काम तो करने ही होते हैं, ये तो सही है, स्टूडेंट लाइफ में सभी करते हैं। सर, सिरामिक शब्द के पीछे की क्या कहानी है? सेरेमिक अकेडमी जब हम शुरू कर रहे थे, तो उस समय में मेरा ये विचार था कि हमें ना एक ऐसा कुछ नाम देना है, जिसमें कि ये रिफ्लेक्ट हो कि हम एक दिशा दे सकते हैं स्टूडेंट को, और बाकी मेहनत जो है वो स्टूडेंट की खुद की है। जी, हम केवल उसको शेप देने का काम कर सकते हैं, दिशा देने का काम कर सकते हैं, बाकी मेहनत सारी स्टूडेंट की है। इसके लिए ओके। मैंने कई सारे नाम सोचे थे। लॉन्चिंग पैड एक नाम सोचा था कि भई लॉन्चिंग एक तरीके से हो गया। लेकिन कोई बैठ नहीं रहा था। तो फिर ये सिरेमिक अकेडमी नाम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि और आप इसमें हमारा लोगो देखेंगे ना, सिरेमिक का मतलब होता है मिट्टी से बर्तन बनाने वाला एक तरीके से। उसमें लोगो देखेंगे ना, उसमें भी इसी तरीके से होगा, 2 हाथ हैं जो कि एक मिट्टी के मटके को शेप दे रहे हैं। तो इस चीज़ का प्रतीक है कि भई मिट्टी आपकी है, मेहनत सब कुछ आपकी है, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको शेप दे सकते हैं। है ना? यदि आपकी मिट्टी नहीं है ना आपके पास में, तो शेप हम किस चीज़ को देंगे? वही बात है कि मेहनत यदि स्टूडेंट नहीं करेगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। और ये बात सही है कि जो स्टूडेंट की जो सफलता होती है उसमें परसेंटेज में तो अब क्या ही बात करें, लेकिन सबसे बड़ा जो कोई जो योगदान है वो जो स्टूडेंट का ही होता है, और उसको पढ़ाने वाले संस्था है या टीचर है, उसका रोल बहुत कम होता है। जी। हुँ। सर, अगर जयपुर में हम बात करें तो आरएएस, एसआई, ईओआरओ के और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है अवेलेबल है। तो स्टूडेंट सिरामिक एकेडमी को एक ऑप्शन ना समझ के प्रायोरिटी बनाएँ, ऐसा क्या है सिरामिक में? सबसे पहले तो ऑप्शंस के रूप में ही देखना चाहिए, और उनको सारे जगह पर टटोलना चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा है। अपने जो सीनियर्स हैं, जो जयपुर में रह रहे हैं, उनसे बातचीत उनको करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो जब यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें पहले से पता है। फिर उसके बाद में आता है कि जब वो एक बार ही सिरेमिक अकेडमी के अंदर यदि आता है, तो क्यों उसके लिए वो बेस्ट है।
इसलिए क्योंकि देखो मेहनत तो सभी अपने-अपने स्तर पर कर रहे हैं। सारी जी, जो भी संस्था होगी वो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास करेगी। कोई भी ये नहीं बिल्कुल। चाहेगा कि हम ना अच्छा पढ़ाएँ और हमारा रिज़ल्ट ना आए। प्रयास सभी करते हैं। लेकिन हमें ये लगता है सिरेमिक एकेडमी के अंदर हमने कुछ ऐसी चीज़ें की है जो वाक़ई में स्टूडेंट की आवश्यकता थी, नीड है उसकी। है ना? हमने वो कोई परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, वो करने की बजाय क्योंकि मैं खुद पढ़ाई से अभी लास्ट 2024-25 तक जुड़ा रहा हूँ। जी, तो मैंने वो देखा है कि स्टूडेंट को क्या आवश्यकता है। अलग-अलग टाइप के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए अलग-अलग प्रकार की जो चीज़ें चलाई है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कस्टमाइज़्ड अप्रोच जो है ना, वो हमारी रही है, इस वजह से ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हुआ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो कि 12th पास करके कोई स्टूडेंट आया, तो उसको चाहिए फाउंडेशन, जी। है ना? उसको आप 2 साल में आराम से धीरे-धीरे, डेढ़ साल, 2 साल में आराम से पढ़ाओ। लेकिन अभी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने कि मान लेते हैं एसएससी की तैयारी की हुई है या फिर पटवारी वीडियो की तैयारी की हुई है। अब उसको लगता है कि मुझे आरएस की तैयारी में आना है, तो उसको पूरी कोचिंग दोबारा नहीं करवानी है। उसको 2 साल जो उसको अपनी तैयारी के अंदर दोबारा नहीं लगाने। उसको 6, 7, 8, 10 महीने में बता दो कि क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है और उसने बेसिक पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए हमने एक तरीके से रिवीजन क्लासेस, है ना? चीज़ों को जल्दी-जल्दी पढ़ाना, शॉर्ट नोट्स। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम ये आती थी कि स्टूडेंट को ये नहीं पता अब चीज़ें पढ़ तो ली, जैसे फाउंडेशन बैच है, 2 साल हो गए, है ना? पढ़ तो लिया। अब उसके बाद आगे कैसे कंटिन्यू करना है इसको? आंसर राइटिंग कैसे करनी है? तो इसके लिए हमने की मेंटर की व्यवस्था कि स्टूडेंट को 100 स्टूडेंट हर 100 स्टूडेंट पर फाउंडेशन बैच के हर 100 स्टूडेंट के लिए एक मेंटर अवेलेबल रहते हैं। वो उनसे वीकली जुड़ते हैं, हर हफ्ते ज़ूम मीटिंग करते हैं और उनसे आके कभी भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे लाइब्रेरी के अंदर 2 मेंटर हमेशा अभी जो है वो नया जो सिस्टम किया उसमें 2 मेंटर अवेलेबल रहते हैं और बेहतरीन तरीके से जो उन्होंने सँभाल रखा है। इवन लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट्स तो मुझे ही भूल गए हैं कि वो मुझे बुलाते ही नहीं है आजकल। अच्छा, हाँ, बुलाने का इन द सेंस कि भई पहले तो मैं यदि 1 हफ्ता लाइब्रेरी नहीं गया, 3-4 दिन नहीं गया तो मुझे कहते सर आप लाइब्रेरी आते नहीं हो, आया करो। ठीक है। अब तो मैं 1 महीने नहीं जाऊँ तो मुझे नहीं बुलाते। मेंटोर्स ने इतना बढ़िया तरीके से सँभाल रखा है उसको। तो बहुत कहने का मतलब है मेंटोरशिप हो गया और जो उसकी आवश्यकता है वो चीज़ें हो गई। अनावश्यक रूप से उनका टाइम खराब नहीं करना हो गया और बहुत ही वेल रिसर्च्ड और बढ़िया तरीके से उसको जो प्रेज़ेंटेशन के साथ में जो कंटेंट मिल रहा है, वो सेरेमिक एकेडमी की यूएसपी है और बहुत ही अच्छे अभ्यास टेस्ट पेपर हो गया और सारे पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए देना। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सेरेमिक एकेडमी बहुत अच्छा कर रही है इसमें। जी, आपके मेंटर की डेडिकेशन, डिवोशन या फिर कहें कि डिटर्मिनेशन काबिल-ए-तारीफ़ है। अ, सर एक स्टूडेंट्स के मन में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक डाउट रहता है कि जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें कोई फैक्ट में गलती तो नहीं? क्योंकि एक भी अगर फैक्ट के अंदर गलती हुई और वही अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, तो वो एक स्टूडेंट का सिलेक्शन रोक सकता है। स्टूडेंट्स कैसे भरोसा करें कि आपके नोट्स के अंदर गलतियाँ नहीं हैं और आपके नोट्स हैं वो अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेहतर है? देखो इसके अंदर ऐसा है कि भई एक होता है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट जो है नोट्स बना रहे हैं और उन्हीं नोट्स को हमने फ़ोटोकॉपी करके और बुक के रूप में ले आए। तो उसमें फिर हमें वो थोड़ा डर रहेगा पता नहीं स्टूडेंट ने सही लिखा है कि नहीं लिखा। हालाँकि स्टूडेंट सही लिखेंगे, वो अपनी तरफ से इंटेंशनली कुछ नहीं करेगा, पर एक डर तो रहेगा। जी, लेकिन हमने जो है इस तरीके को ना अपनाते हुए हमने प्रॉपर जो है वो एक प्रूफ रीडिंग टीम बिठा रखी है, कंटेंट टाइप होता है, टीचर उसको देखता है, प्रूफ रीडिंग टीम उसको देखती है और इतना सब करने के बावजूद भी मैं आपको बताऊँ, होता है कई बार कुछ फैक्ट्स गलत रह जाते हैं। लेकिन हमने एक ऐसी टीम 2-3 लोगों की बिठा रखी है जो बुक पब्लिश हो चुकी है, उस बुक को लगातार देखते रहना। हमारी कॉलिंग टीम जो है, कॉलिंग टीम के साथ में और जो कंटेंट टीम है उसके बीच में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है डाउट्स। कॉलिंग टीम के पास में कोई भी क्वेरी आती है कि इस तरीके के सर बुक में ये लिखा हुआ है इसका मतलब समझाओ या फिर क्या ये सही है, गलत है? तो वो सारे शेयर किए जाते हैं कंटेंट टीम को। तो कंटेंट टीम उसको लगातार देखती रहती है कि भई ये वाली कोई फैक्ट में कोई गड़बड़ तो रह तो नहीं गई, क्रॉस चेक करो, है ना? यदि कोई ह्यूमन एरर के तहत जैसे मान लो अभी मैं हिस्ट्री की बुक निकाली, उसमें कांग्रेस की स्थापना एक जगह पर 1885 की बजाय 1985 लिखी गई। अब ये ह्यूमन एरर है, सबको पता है 1885 है, 1985 तो नहीं है, लेकिन लिखी गई। तो वो सारी चीज़ें लगातार उसके ऊपर जो वो प्रूफ रीडिंग उसकी जो होती रहती है, इवन बुक पब्लिश होने के बाद भी प्रूफ रीडिंग होती रहती है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो कि बुक पब्लिशिंग से जुड़ी हुई है।
जब बुक पब्लिश होती है ना, मतलब कि वो प्रिंटिंग के लिए जाती है जब, जी, तो उसमें 2 प्रकार की प्लेटें बनती ठीक है है, ना? एक होती है कच्ची प्लेट होती है और एक पक्की प्लेट होती है। ठीक पक्की है। प्लेट का मतलब ये हो गया कि अभी एक तरीके से स्थायी कंटेंट है और इसको आप 8-9 बार रीप्रिंट करवा सकते हो, जी, है ना? एक तरीके से आपका खर्चा बचता है। एक होता है कच्ची प्लेट। कच्ची प्लेट का मतलब होता है कि आपने अभी एक कच्ची प्लेट बनाई है, अस्थायी जो है आपका, और आप इससे 1 या 2 बार ही रीप्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। खर्चा ज़्यादा जो वो कच्ची वाली प्लेट में लगता है, क्योंकि बार-बार बनानी पड़ती है। लेकिन हम कच्ची प्लेट बनवाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हमें लगता है कि जब पहली जो बुक का जो लॉट है, वो जो खत्म हो गया, दूसरा जब जाए, तो उसमें यदि पिछले 5 दिनों में हमें कोई भी गलती पता लगी है, तो वो ठीक होके फिर जानी चाहिए। तो इस तरीके से उसपे लगातार काम होता रहता है। इस वजह से मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि स्टूडेंट को, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि इस जो है गलती जो है 1% भी नहीं होगी, पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ये मैं कह सकता जी, मतलब आपकी सिरेमिक एकेडमी की जो टीम है, वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, हूँ। जो हाँ, कंटेंट को अपडेट करने का जो है कार्य कर। हाँ। ठीक है। सर, हम बात करें कि आप पॉलिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप जाने जाते हैं और करंट में आपके चर्चे रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। इतने सारे सब्जेक्ट्स पर आपने कैसे महारत हासिल की? तो इसमें ऐसा है कि मुझे लगता है माँ सरस्वती की कृपा है और कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, वो अच्छी हो गई हैं। उस वजह से फिर कोई भी सब्जेक्ट, और ये सारे जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये कोई बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है नहीं। इनको स्टूडेंट्स ने और अपन लोगों ने ऐसे बना लिए है भारी भरकम। बाकी क्या है इन सब्जेक्ट्स में? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ होता, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ होता, बायो से रिलेटेड कुछ होता, तो अब अपन कह सकते हैं उसमें टेक्निकल चीज़ें होती है। इसमें ऐसा कुछ खास टेक्निकल चीज़ तो है नहीं। ओवरऑल आपको एक बार चीज़ समझ में आ गई, उसको ठीक तरीके से आपने प्रेज़ेंट कर दिया और चीज़ों को कंपैरिज़न कर दिया। प्लस जो है वो जो स्टूडेंट की जो डिमांड है, यानी कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, उस तरीके से आपने पढ़ा दिया। तो फिर इस इन सब्जेक्ट्स में कुछ खास ऐसा है नहीं। और जहाँ तक आपने 2-3 सब्जेक्ट के नाम लिए, तो उनकी वजह ये है कि मेरा पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं, उसमें हमेशा इंटरेस्ट रहा है। मुझे इनकी कहानियाँ हो गई, मैंने मतलब जब आरएसआईएस की तैयारी शुरू नहीं की थी, उससे पहले नेहरू के बाद भारत, गांधी के बाद भारत, ये सब बुक की जो किताबें हैं, वो पढ़ ली थी। तो इन सब चीज़ों से तो मेरी पॉलिटिकल जो भी कहानियाँ, किस्से हैं, उनमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। हिस्ट्री में मैंने जेआरएफ पास किया है, उस वजह से। और इकोनॉमिक सर्वे को मैं पूरी तरीके से माँ सरस्वती की कृपा मानता हूँ, क्योंकि ना मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा, ना मुझे राजस्थान के बारे में कुछ खास फैक्ट्स वगैरह पता थे। वो तो कोरोना आया और कोरोना के समय में फ्री बैठे थे, तो मुझे लगा कि क्या क्यों ना जो सर्वे पढ़ाया जाए। तो 1 दिन में 1 घंटे की वीडियो तैयार होती थी। पूरा 1 दिन उसके लिए लगता था, 1 घंटे की वीडियो, और ऐसे करके 30, 35, 40 दिन तक शायद वो चला और वो सर्वे तैयार हुआ। तो वो तो प्योरली मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने काम किया नहीं था, वो माँ सरस्वती द्वारा करवाया गया था। वरना ये इस तरीके से ना आपका कोई सब्जेक्ट से लिंक है, ना आपका कोई इंटरेस्ट एरिया है, पर फिर भी ये ऐसी चीज़ होना, और फिर इंटरेस्टिंगली पूरे राजस्थान के अंदर कोई राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाता ही नहीं था। मतलब पता ही नहीं था इकोनॉमिक सर्वे नाम की कोई चीज़ भी होती है। जी। हाँ, तो उस समय में वो काम मुझसे हो गया, तो बस वो मैं तो सौभाग्यशाली खुद को मानता हूँ इसमें। सर, आरएएस प्रीलिम के टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे बात करते सुना है कि यार जो आरएएस प्री के 3 घंटे हैं ना, हुँ। उन 3 घंटों में विकास गुप्ता सर का अगर दिमाग आ जाए ना, तो मतलब बात बन जाए। तो ऐसी बातें जब आपको पता चलती है तो आपको कैसा फ़ील होता है? बहुत बढ़िया फ़ील होता है, अच्छा लगता है। खुद की तारीफ़ सुन के भारत में या फिर दुनिया भर में किसको नहीं अच्छा लगता? सबको ही अच्छा लगता है। ठीक है, ब ऐसे खूब सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, आलोचनाएँ भी झेलनी पड़ती है, पर ओवरऑल लाइफ़ का हिस्सा है, तो हमें तो तारीफ़ें सुन के अच्छे ही लगते हैं भाई। जी। सर, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही वुमेन सुपरवाइज़र का यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। हुँ, तो क्या हुआ ना, मेरी पहली क्लास 40 मिनट्स की थी। ओके। जब मैंने वो 40 मिनट की क्लास ली तो मेरे सर में भयंकर तो दर्द हो गया। इतनी मैं चिड़चिड़ी हो गई, किसी से मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है। परंतु आपका हमने देखा है कि आपने 10-10 घंटे, 14-14 घंटे की लाइव क्लासेस ली है। कहाँ से आता है इतना मोटिवेशन? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि स्टूडेंट आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि, तो जब आप अपनी सुनते हो कि आपका काम कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है, जी, तब आपको वो एक ऑटोमेटिक एनर्जी जो मिलती है।
जी, सही बताऊँ, मैं यदि अपना खुद का शेड्यूल यदि कोई दूसरे के सामने यदि खुद खुद ही कई बार देख लूँ ना मैं, कि पूरे दिन भर ही लगे रहते हैं यार, सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 से 9 फाउंडेशन बैच के अंदर क्लास, अब इसमें ये, हुँ, अब इससे मीटिंग, और अब जब से तो सिरेमिक शुरू किया तो मैनेजमेंट वाली और ज़िम्मेदारी आ गई है। जी, आपको सिर्फ़ जो मेरा द जो चीज़ें दिखती हैं, उसका 60-70% वो तो जो काम कर रहा हूँ, जो दिखने वाला वो तो 30-40% ही है, 60-70% तो और ज़्यादा पड़ा है, वो जी, मैनेजमेंट वाला काम। तो इन सब चीज़ों में थकावट होती है, और लेकिन इन सबसे बढ़िया है कि जो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जी, है ना? और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा हो रहा है। तो इस वजह से हमें अगले दिन काम करने की एनर्जी मिलती है। हाँ, जैसे मैं अभी और एक रिसेंट एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं जो है आरएस इंटरव्यू जो चल रहे हैं, जी, उनके लिए करंट अफ़ेयर की रेगुलर क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा था। फिर एक कैंडिडेट आए, उन्होंने कहा कि सर आपने 4-5 दिन पहले जो क्लास ली थी और मेरा तो लगभग पूरा इंटरव्यू उसके ऊपर ही चला गया, जी। और आपने बहुत डिटेल में करवा रखा था, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मुझे फिर अगले दिन का मोटिवेशन मिल गया कि यार नहीं, अपन को 2 जब तक इंटरव्यू चल रहे हैं, तब तक जो वो लगातार मुझे क्लासेस लेनी है। तो वो मोटिवेशन जो वहाँ से आता है। सर आज अभी आप सिरामिक एकेडमी पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिरामिक एकेडमी बहुत पॉपुलर भी है। मान लीजिए कल को एक ऐसी ही सिरेमिक एकेडमी और आ जाती है और उसकी पॉपुलैरिटी इससे भी ज़्यादा होती है क्योंकि एक उम्र के साथ में जो हमारी एनर्जी है वो उतनी नहीं रहती है कि हम इसी शिद्दत से जो है काम करते रहें। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्या आपको डर नहीं लगता इस चीज़ का? नहीं देखो, बहुत ही साधारण सी बात है कि भई कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें जैसे कि एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि भई जो डॉक्टर है वो पुराना अच्छा होता है, और टीचर है वो नया ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? डॉक्टर एक्सपीरियंस से ठीक करता है। जी, टीचर जो खुद उसने अभी-अभी पढ़ा है, वो उसको पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो वो और अच्छे से पढ़ाता है जी, ना? थोड़ी देर पहले भी मैं ये बात कह रहा था कि मैं अभी हाल ही में जो इस पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आज से 6 साल, 8 साल, 10 साल बर्बाद में मेरा एक डाउनफॉल जो टीचिंग के अंदर आएगा, क्योंकि शायद मैं उस समय में स्टूडेंट्स के साथ में उतना रिलेट नहीं कर पा रहा हूँगा। जी, तो मुझे इस बात को मान के चलना चाहिए, पहले से मन में ये बात होनी चाहिए कि भई कोई भी जो आप पढ़ाना जो शुरू करते हो, तो शुरुआत के जो 3-4 साल होते हैं वो आपके लगातार पीक के होते हैं। फिर जी, उसके बाद में 3-4 साल आपके ऐसे जाते हैं जिसमें कि आप कांस्टेंट रहते हो, जी, और फिर उसके बाद में 3-4 साल जो है इस वजह से वो ऐसे आते हैं जिसमें कि आप डाउन भी जाते हो। जी, इस पूरे सिनेरियो के अंदर वही टिक पाएगा जो कि लगातार खुद को अपडेट रखेगा। जो भी नई टीचिंग्स स्टाइल्स आ रहे हैं या फिर जो भी नई कंटेंट आ रहा है, यदि मैं उससे अपडेट खुद को रख पाया, जो कि अभी रख पा रहा हूँ, लेकिन यदि इसमें आगे कंटिन्यू रख पाया, तो मैं इसमें यहाँ पे सर्वाइव करूँगा। बाकी कॉम्पिटिशन है, इसमें पहले से आपको मान के चलना चाहिए। इसमें कोई दुःख वाली बात है नहीं, फ़कीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। तो उसमें क्या बड़ी बात है? जी। है ना? तो ये चीज़ें चलती रहती है, तो ये जीवन का पार्ट है। अपन कोई भी काम कर शुरू करते हैं, इवन सेम बात नौकरी को लेकर भी है, तो वो जीवन का पार्ट है। जी। सर, अभी आपको पढ़ाते हुए काफ़ी एक लंबा अरसा हो गया है, हम कह सकते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि आप किसी स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा क्लास के अंदर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं या फिर आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी आपने लाइफ़ में अर्न कर रही है, वो स्टूडेंट्स को आप क्लास के अंदर उस क्लास के अंदर जहाँ पर एक बच्चे ने फ़ीस भरी है कि वो सिलेबस करवाए। ना ही हमने कभी ये देखा कि आप किसी और को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि आपने अगर किसी टीचर के बारे में बात की है तो हमेशा आपके शब्दों में ग्रैटिट्यूड रहा है। आपने कभी किसी टीचर की बुराई नहीं की। आप चाहते तो ये आपके लिए बहुत आसान है कि एक फेमस टीचर को टारगेट करें, उसके बाद में उनके बारे में अपशब्द कहें, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करें और एक शानदार शॉर्ट टाइम के अंदर पॉपुलैरिटी गेन करें। क्या आपका मन नहीं किया ये सब करने का? आपने कई सारे प्रश्न पूछ लिए अब इसमें। सबसे पहला पॉइंट आपने बोला था, एक तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, और उससे पहले बोला था कि हाँ, बच्चों को डाँटते हुए हमने नहीं देखा। ये चिल्लाते हुए, चिल चीखते हुए। ये आपने थोड़ा-सा गलत बोला, मैं बच्चों को डाँटता हूँ क्लास के ओके, अंदर। हालाँकि हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आप जिस सेंस में कह रहे हैं भावना कि समझे आप। हाँ, हाँ, आप जिस सेंस में कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर वैसे चीखते हो, पर मैं डाँटता तो हूँ उनको, है ना? और क्लास के अंदर कोई भी थोड़ी-सी भी बदतमीज़ी से कोई बैठता है या फिर बिल्कुल जो एक स्टूडेंट का जो तरीका होना चाहिए उससे वो नहीं बैठता, तो मैं डाँट तो देता हूँ, वो तो है। दूसरा आपने कहा कि मेटलिस्टिक चीज़ों को, तो मुझे वाक़ई में उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता सही में। और दूसरा ये है कि वो अब शो ऑफ करना, आजकल का बच्चा बड़ा समझदार है, उसको सब पता है ना? इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा।
तो इसलिए उसका भी कोई मतलब है नहीं। तीसरा आपने कहा कि जो टीचर्स हैं या फिर जो भी कोई काम कर रहे हैं आप क्या उनके प्रति ग्रैटिट्यूड वाली बात। तो देखो इसमें ये बात है कि सभी लोग अपनी-अपनी मेहनत कर रहे हैं और यदि मैंने किसी से कुछ सीखा है ना? मैं कहीं से पहले पढ़ा हुआ हूँ, तो ये मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनके प्रति हमेशा ग्रैटिट्यूड का भाव रखूँ। भले ही उनका रवैया मेरे प्रति कैसा भी हो, लेकिन मेरा हमेशा जो है पॉज़िटिव एटीट्यूड ही उनको लेकर रहेगा क्योंकि जिनसे मैंने इतना सीखा है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जी। वो यदि मैं जिनसे सीखा है उन्हीं की वज़ह से हूँ और मैं उनको लेकर यदि पॉज़िटिव नहीं रहता हूँ, तो फिर मेरे मेरे हिसाब से आप नकारात्मक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं जी। और जो मैं उस श्रेणी में कम से कम रहना नहीं चाहता। और बाकी टीचर जिनसे मान लो मैं नहीं पढ़ा या जिनको मैं नहीं जानता अ, उनके बारे में जो है मैं कभी भी कोई कमेंट टिप्पणी करता भी नहीं हूँ जी। क्योंकि ये भी वही नकारात्मकता की श्रेणी में आता है कि आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। तो हम अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, सब लोग अपनी-अपनी मेहनत कर रहे हैं और मैं तो यही जानता हूँ कि जो जितनी मेहनत करेगा उसके हिस्से में उतना आएगा। आज आए, कल आए, परसों आए लेकिन उसके हिस्से में वो आएगा ही आएगा। ठीक है? तो ऐसे ज़्यादा चिल्लम-चिल्ला करने से कुछ ख़ास होना-जाना तो है नहीं। सब अपने-अपने भाग्य का लेके आए हैं, उतना-उतना जो वो लेके जाएँगे, तो उन सब चीज़ों में कुछ ख़ास पड़ा नहीं है। फिर चौथा जो आपने कहा कि जल्दी फ़ेमस होना, जल्दी फ़ेमस होने की मुझे कोई जल्दीबाज़ी है नहीं, ठीक है? और जितना ईश्वर ने दिया है, उतना मैं 2016 में जब मैं यहाँ पर तैयारी करने आया था, उस समय का सोचूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने सोचा ही नहीं था। हम जो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50,000 रुपए, लाख रुपए की नौकरी लग जाए या फिर जो वो सरकारी नौकरी जो अपन को लग जाए, इससे ऊपर कभी सोचा ही नहीं था जी। कि अपन को इतने लोग जानेंगे, है ना? इतना ठीक-ठाक जो पैसा बन जाएगा, कभी नहीं सोचा था। जो भी हो रहा है मेरे लिए बोनस है। मैं आपको कहूँ कि मैं आपको जो वो 1000 रुपए सैलरी दूँगा और मैं दे दूँ आपको 1100 रुपए, तो आप तो खुशी हो जाओगे ना, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। जी। तो मेरे लिए तो सब कुछ ही बोनस है। हम जो मिडल क्लास से उठ के आए हुए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से एक तरीके से जो उठ के आए हुए हैं, उन्हें जो कुछ मिल रहा है बोनस ही है। तो मैं ना 2016 में कभी सोचा ही नहीं था। तो क जब कभी मुझे ऐसा मान लो दुःख हो ना कि मैंने ये चीज़ें मुझे प्राप्त करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। देखो आता है सबके मन में, हमेशा कभी ना कभी हमेशा विचार बदलते रहते हैं। है ना? कभी-कभार मन में ये भी आता है कि यार ये चीज़ इतनी जल्दी मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? जी। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर जिस विचार के ज़ोन में मैं रहता हूँ उसकी। तो ज़्यादातर मैं इस विचार के ज़ोन में ही रहता हूँ कि भई जब 2016, 17, 18, 19, 20 उस समय में कुछ नहीं थे। उस तब कुछ नुकसान नहीं था, तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तब लाइफ़ को बढ़िया एन्जॉय कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ अभी से भी ज़्यादा अच्छा एन्जॉय कर रहे थे। जी। तो फिर आज क्या ऐसा हो गया, भई आप जो खुश नहीं रह सकते? तो ये चीज़ें हैं। सर, अगर आपको पास्ट के अंदर जाकर हुँ, 16 साल के विकास गुप्ता को कोई हुँ, सुझाव देना हो, तो वो हुँ। सुझाव क्या होगा? उसको कुछ एक चीज़ें हालाँकि मैंने कर दी थी शुरुआत, उसी समय में शुरू कर दी थी। पर फिर भी मैं कुछ चीज़ें उनको कहूँगा जैसे ये ग्रैटिट्यूड वाला हो गया, पॉज़िटिव सोचना हो गया और मेहनत करना लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में और वक़्त जो है उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ करना। क्योंकि जो समय जो है वो हमें बाद में पता लगता है कि यार जैसे मैं कई बार देखता हूँ, फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होता है ना, वो सबसे कम पढ़ता है। जी। सेकंड ईयर वाला थोड़ा ठीक पढ़ता है, फाइनल जी। ईयर वाला सबसे बढ़िया पढ़ता है। उसका उसका कारण ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर वाले को जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ रहा है। लेकिन उसके मन में पता है क्या है? 4 साल बाद एग्ज़ाम देना है, आराम से पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ, तो यदि वो टाइम को ठीक तरीके से यूटिलाइज़ कर ले, तो 16 साल के विकास को मैं यही कहूँगा कि टाइम को ठीक तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। अभी जो टाइम है उसको हाँ, मैं कह रहा हूँ मौज-मस्ती करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भले ही जो है दिन में सिर्फ़ 5 घंटे पढ़ो। सर, 10 साल बाद के विकास गुप्ता को आप कहाँ देखते हैं? देखो एक तो मैं ना बहुत ज़्यादा कोई इसमें ना सोच के नहीं चलता कि कैसे क्या होनी चाहिए। मैंने 12th में आईआईटी की तैयारी करने के लिए गया, जी। फिर मुझे अचानक से लगा कि मुझे सिविल सर्विस करना चाहिए। ठीक है। सिविल सर्विस जब मैं कर रहा था तब मुझे लगा मुझे टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि होगा। मतलब आप प्रेज़ेंट में जीते हो। हाँ, प्रेज़ेंट में जीने में ही फ़ायदा है कि जिधर की तरफ जो ईश्वर लेके जा रहे हैं उधर की तरफ जो चल देंगे। ज़्यादा कुछ मैंने ऐसा कुछ ख़ास सोचा नहीं है। हुँ। पर फिर भी मतलब यदि मेरे से इच्छा पूछी जाए, हुँ। है ना? कि भई किधर जाओगे वो नहीं, इच्छा यदि पूछी जाए हुँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि 15 साल बढ़िया जो है ये कोचिंग-वोचिंग बढ़िया चला लें हुँ। और उसके बाद में
कोई बढ़िया कुटिया हो हुँ, जहाँ पर आराम से अपना मेडिटेशन करो, हुँ, एकांत का जीवन, क्योंकि मैंने हुँ, ये वाला जीवन ठीक-ठाक देख लिया और आगे और देख लेंगे। हुँ। लेकिन उसके बाद में मैं चाहूँगा जीवन के अंदर एकांत वाला जीवन देखना है, जिसमें कि ना कोई सोशल मीडिया, ना किसी से कोई बातचीत। बढ़िया आपने जो एक कुटिया के अंदर छोटी-सी कुटिया बना लो और मेडिटेशन करो। जी। सर, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या कभी आपकी लाइफ के अंदर ऐसा फ़ेज़ आया जब आपको लगा हो कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर आपको लगा हो कि यार एक बार चिल्ला-चिल्ला कर ज़ोर-ज़ोर से रो लिया जाए? देखो 2 चीज़ें हैं, पहला तो ये आपने पूछा कि कभी आपको ऐसा फ़ेज़ आया हो, तो ऐसा तो कभी नहीं आया। मतलब क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। जी, मैं हमेशा लाइफ़ के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रहता हूँ। यदि मैं अपने कॉन्फिडेंस के लेवल के आधार पर बात करूँ, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ही रहता हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि अपन जो सोचेंगे वैसे ही हो जाएगा और सब कुछ अपने फ़ेवर में ही चलता है। जी, और हो भी रहा है भगवान की कृपा से, सारी चीज़ें अपने बिल्कुल, फ़ेवर में ही हो रही है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू, मैं तो इसी बात से खुश था कि जी, पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं यार, लोगों के पहले अटेम्प्ट में फ्री नहीं हो रहे और अपन पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं। जी, सेकंड अटेम्प्ट में जब दिया तो अपन सफलता की और नज़दीक पहुँच गए। इस बार मैं जी, 0 नंबर से रहा, जी, तो मुझे लगा कि यार इस बार तो 0 नंबर से रहा, अगली बार पक्का ही हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरे अटेम्प्ट तक आते-आते मेरा आरएस में सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे लगा जी, बढ़िया, सरकारी नौकरी तो मिल गई और अच्छा पद भी मिल गया। जी, तो इसलिए मुझे कभी भी ऐसा फ़ील हुआ नहीं। पर जो आपने कहा कि भई कभी-कभार ऐसा लगा हो कि एकदम चिल्ला के जैसे रो लें। जब सेकंड अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था ना, उस समय में मुझे बहुत दुःख हुआ था और उस समय में मैं रो भी लिया था, सेकंड अटेम्प्ट में। और एक जब लास्ट के अटेम्प्ट में मेरा जब प्री नहीं हुआ था, लास्ट के अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ। ये बात मुझे कई कई बार तो हज़म ही नहीं होती यार, ऐसे कैसे हो सकता है? हुँ, हुँ। है ना? और मैं 2 महीने बढ़िया शानदार पढ़ाई भी की थी। जी, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी 2 महीने में, खूब मतलब कोचिंग से अलग जाके और प्रॉपर जो मैंने 2 महीने पढ़ाई की थी। जी, और फिर भी कुछ ऐसा हुआ था कि प्री उस समय पास नहीं हो पाया लास्ट अटेम्प्ट में। उस समय में मुझे लगा था कि भई यार होना चाहिए था ये। तो 2-3 ऐसे मौके हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है। जी। सर, अगर हम आपके स्ट्रगल टाइम की बात करें, तो फैमिली तो हमें सपोर्ट करती ही है। हुँ। फैमिली के अलावा आपका सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रगल के टाइम पे किसने साथ दिया और क्या वो इंसान आज भी आपके साथ में है? बिल्कुल, हम हमेशा यही कहते हैं कि आपके दोस्त जितने पुराने होते हैं, उस हिसाब से आप अपने व्यक्तित्व के बारे में पता कर सकते हैं। जी, तो हमारे जो मित्र हैं, बहुत हमारे सारे पुराने मित्र हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं। इवन मैं कह रहा हूँ कि सिरेमिक को चलाने में आधे से ज़्यादा पद तो उन्हीं के पास में ही जी, है ना? तो उसमें से एक हमारे हैं रवि। तो ओके। रवि जो है, हम 2016 से साथ में रह रहे हैं, मैं और रवि, और हमारे साथ में विपिन सर जो है, जो हमारे यहाँ पे रीज़निंग पढ़ा रहे हैं अभी। हुँ, अनुराग सर जो कि पहले अभी जी, इंग्लिश भी पढ़ाया, अभी कस्टम इंस्पेक्टर हैं वो। जी, विक्रम है। तो हम जो ख़ास तौर पर रवि जो है 2016 से हम जो साथ में रह रहे हैं। जैसे विपिन है, अनुराग है, और इनकी क्या अलग-अलग जगह पे नौकरी लग गई थी। तो ये सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे जाते रहे। हम लास्ट में यहाँ पर बचे थे 2, मैं और रवि। तो जो भी अच्छे पल हैं, जो भी बुरे पल हैं, वो सारे जो हम दोनों ने एक साथ में देखे हैं। कोचिंग की शुरुआत हो, सही जगह पर जाना हो, वो सारी चीज़ें जो हमने देखी है। जी, बिल्कुल, आप किस्मत वाले हैं कि आपको इतना अच्छा बिल्कुल। दोस्त मिला। सर, जब आपने कमाना शुरू किया, एक नई-नई अर्निंग शुरू हुई, तो पेरेंट्स के लिए सबसे जो आपने पहला गिफ्ट लिया, वो क्या था? मैंने पहली बार पैसे कमाए थे 2017 में। कॉपी चेकिंग मैंने करनी शुरू कर दी थी। जी, ₹8500 जो है वो मेरे पहला चेक था। ठीक है। ₹8500 मैंने 2017 में पहली बार कमाए थे। जी, और वो मैंने क्या किया था, शायद मैंने ना पैसे ले जाके ही दे दिए थे मम्मी को ठीक कि है। आपको जो लेना हो वो ले लो, उस तरीके से। ऐसे कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ ले जाके दी हो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। पैसे ही दे दिए थे, वही ₹8500 ही दे दिए थे। भी आपको जो भी इसमें खर्चा करना हो वैसे कर लो। वो 8500 आज भी बहुत ख़ास होंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल, अ, क्योंकि वो पहले ही सैलरी थी एक तरीके से। मैंने 2017 के बाद से घरवालों से कभी पैसे नहीं लिए। दैट इज़ वेरी 2016 में नाइस। मैं आया था यहाँ पर पढ़ने के लिए और 2017 के बाद से मैंने नहीं लिए, क्योंकि उस समय मैं कॉपी चेक करने लग गया था। 18 में मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया था, फेलोशिप आने लग गई थी। ठीक है। हाँ, फेलोशिप आने लग गई थी। फिर उसके बाद में कोचिंग में पढ़ाने लग गए थे और उसके बाद फिर आरएस में इधर सिलेक्शन हो गया था। तो 2017 के बाद में मैंने पैसे नहीं लिए। तो आपने मम्मी-पापा को तो ज़रूर प्राउड फ़ील करवाया ही। आप हमें ये बताएँ कि आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आप पर कितना प्राउड फ़ील करते हैं? नहीं, वो हमारे देखो ज़्यादातर रिश्तेदारों को ना बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है,
क्योंकि कारण क्या है कि हम राजस्थान में रहते हैं, है ना? लेकिन मेरे ज़्यादातर जो फैमिली है ना वो हरियाणा में रहती है। ठीक है। तो उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको राजस्थान में कोई काम नहीं पड़ना, है ना? तो वो किसके आगे जो है वो ये कहें कि देखो हमारे जो भाई है या फिर है ना हमारा जो हुँ, भतीजा हुँ। है वो आरएस है। ठीक तो है। उनको ज़्यादा कोई इसलिए कह रहा हूँ कि भई मेरे सिलेक्शन से हुँ, वैसे बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं, है ठीक ना? भी है। इतने लोग जानते हैं ये वो सारी चीज़ें। लेकिन वो उस तरीके से उनको वो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बाकी सारे लोग खुश ही हैं, मेरे परिवार में बढ़िया सब लोग एक-दूसरे से बढ़िया तरीके से रहते हैं, तो सब लोगों को प्राउड फ़ील होता ही है। हाँ, पड़ोसियों को पड़ोसी तो वो भी बहुत खुश है। मतलब एक जो अपन सुनते हैं ना कि ईर्ष्या भाव, मैंने तो अपने आस-पास के लोगों में कभी वो फ़ील नहीं किया। भले वो मेरे दोस्तों में हो, भले वो मैं हमारे पड़ोसियों में हो या फिर रिश्तेदारों में हो। मैंने कभी मेरे आस-पास के लोगों में मुझसे व्यक्तिगत तौर पर किसी ने ईर्ष्या भाव रखा हो, ऐसा जो व्यक्ति मुझे जानता है, तो मैंने यूँ देखा है कि जो व्यक्ति मुझे जानता है, सामान्यतः उसमें ईर्ष्या भाव मेरे लिए नहीं हो सकता। ठीक है। सर अभी हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन लेंगे। हुँ, आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। हुँ। आपकी फेवरेट मूवी? मूवी जो भी लेटेस्ट देखी हो, धुरंधर। ओके। फेवरेट जो भी लेटेस्ट देखते हैं वही अपनी फ़ेवरेट है। जी फेवरेट सॉन्ग? कभी सोचा ही नहीं, पर सतिंदर सरताज के कंवर ग्रेवाल के, इनके सारे गाने अच्छे लगते हैं। फेवरेट एक्ट्रेस? कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ये नहीं सोचा सही में। ठीक है जैसे आप मतलब मैं ये कई कई बार आता है ना कि आपका फ़ेवरेट रंग कौन-सा है? मुझे लगता है फ़ेवरेट रंग क्या होता है यार? फ़ेवरेट रंग तो कभी सोचा ही नहीं और वो तो अलग-अलग चीज़ों पर अलग-अलग होगा ना, जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी यदि आपको फॉर्च्यूनर लेनी है तो व्हाइट फ़ेवरेट है, स्कॉर्पियो लेनी है तो ब्लैक फ़ेवरेट है। रंग कैसे कोई एक फ़ेवरेट हो सकता है? वही है एक्ट्रेस कैसे एक फ़ेवरेट हो सकती है? सारी फ़ेवरेट है। अच्छा ठीक हाँ, है। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड का हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, भाई का कॉन्सेप्ट होता है। बेस्ट हाँ, भाई? बेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भाई होता है सिर्फ। ठीक है। हमारे सब भाई हैं। ऑलराइट आप किसी एक को मेंशन नहीं हाँ, करना किसी चाहते? एक को कैसे मेंशन कर सकते हैं, हमारे सब फेवरेट सभी भाई हैं। टीचर? हुँ? फेवरेट टीचर? राजवीर सर और विकास दिव्यकीर्ति सर। ठीक है। फेवरेट स्टूडेंट? फेवरेट स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई एक? किसी एक का नाम लेना है। हाँ। किसी एक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है। आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। क्यों करूँ मैं नाराज़? ठीक है, बिल्कुल। फेवरेट कोचिंग? सिरेमिक अकेडमी। ठीक है। फेवरेट फूड? कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि सभी फेवरेट है अपन तो। ठीक है। हाँ, फेवरेट प्लेस घूमने के लिए? घूमने के लिए हुँ, घूमने के लिए मतलब मुझे लगता है कि भारत में बताना है, भारत से बाहर बता सकते हैं? कहीं भी बताएँ आप। कहीं भी बताना है ना? तो मुझे लगता है मैं तो अभी तक 5-6 देशों में जो घूमा हूँ, जी, उसमें मुझे रूस सबसे बढ़िया लगा। कारण? कारण वहाँ का वेदर बहुत बढ़िया है। अच्छा, इतना बढ़िया वेदर है कि और ऐसे लगेगा पूरे दिन जैसे यहीं रह लो बस बढ़िया है। इतनी एक हल्की-हल्की, मीठी-मीठी सी ठंड जो है ना वहाँ पर, हम गए थे उस समय में सितंबर-अक्टूबर का टाइम था। बहुत ही प्यारा वेदर है। ठीक है। उसके बाद में सर बहुत सारी लड़कियों का क्रश हैं आप। मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी है। एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है आपका। ऑडियंस की डिमांड पर एक क्वेश्चन, शादी का क्या प्लान है? वो घर वाले कर रहे हैं प्लान, वो उनका है प्लान, अपना क्या है? तो अपने को तो बता देंगे इतनी तारीख को आ जाना। उतनी तारीख को चल देंगे। ठीक है। सर अभी एसआई भर्ती परीक्षा नज़दीक है, हुँ। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो एसआई के स्टूडेंट्स के लिए मैं तो यही कहूँगा कि 5 अप्रैल का आपका जो पेपर है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। सबसे पहले अपना जो भी समय बचा हुआ है, उसकी तैयारी को 3 भागों में तोड़ें। पहला भाग वो जिसमें कि आपको अपना सिलेबस कवर कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में 2 कंप्लीट रिवीजन पूरे सिलेबस के। उस कंप्लीट रिवीजन को जो है वो 20 मतलब जैसे 40 दिन और 20 दिन, लास्ट के 2 महीने तो प्योरली आप जो रिवीजन के लिए रखो। 15 फरवरी तक आप अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लो। और अब अगले जो बचे हुए 3 महीने हैं, उसमें एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि सोर्सेज़ को मिनिमाइज़ करो और रिवीजन को मैक्सिमाइज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और कम से कम सोर्सेज़ का जो है आपको रखते हुए चीज़ों को याद करते हुए आगे चलना है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसे वालों को ध्यान रखनी चाहिए। सर अरावली बचाओ पर अगर 2 शब्द आप कहना चाहें तो? राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने इससे पहले भी इतिहास के अंदर भी अपनी इस मामले में
संवेदनशीलता को दिखाया है, भले ही वो हमारे यहाँ पर खेजड़ली आंदोलन हो या फिर इसके अलावा भी राजस्थान का जो एनवायरनमेंट को लेकर जो प्रकृति जो प्रेम है, वो पूरी दुनिया जो इस चीज़ को जानती है। तो राजस्थान के अंदर अरावली जो हमारी पर्वतमाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लिए। तो उसके ऊपर कोई भी आँच आए तो राजस्थान के हर व्यक्ति जो है उसको मन में चोट भी पहुँचनी चाहिए, उसको थोड़ा-सा गुस्सा भी आना चाहिए, उसके मन में थोड़ी-सी ये भी होनी चाहिए कि ये तो नहीं ही होना चाहिए, और जो कि हमें राजस्थान के सभी लोगों के अंदर देखने को भी मिल रहा है, और मेरा ये मानना है कि सरकार जल्दी ही अपने इस फैसले को जो वापस लेगी। जी। आपने अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम हमें दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ज़रूर इससे कुछ सीखेगी। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और स्टूडेंट्स के दिलों पर राज करते रहें। सिरामिक एकेडमी जो है वो एक नया मुकाम हासिल करे। शुक्रिया सर। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।